Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. This is Inia with another video from STEM International, English book 7, chapter number 12, the last chapter जो है उसकी exercise हम start कर चुके हैं in the last video. And right now what we're going to do is we're going to dive into the second portion, that is Go Grammar. तो आइए देखते हैं कि आज grammar में क्या सीखना है. और स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपना सेकंड पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज का, एंड दैट इज़ द पार्ट गो ग्रामर. तो गो ग्रामर में द फर्स्ट ग्रामेटिकल थिंग दैट वी आर गोना डाइव इनटू इज जेरेंड्स. जेरेंड्स क्या होते हैं? जेरेंड इज़ अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट एंड्स इन आईएनजी एंड इज़ यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस. ऐसा वर्ब जो कि आईएनजी पे एंड हो रहा है, उस आईएनजी की फॉर्म में है और एक किसी भी जुमले में एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है. ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ वर्ब, इट फंक्शंस लाइक अ नाउन. वर्ब के जैसे दिखता है लेकिन नाउन के जैसे काम कर रहा है. अ जेरेंड कैन एक्ट एज, एक जेरेंड क्या क्या बन सकता है सेंटेंस के अंदर? द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है. और द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, अगर कोई प्रपोजिशन इस्तेमाल हो रही है आपके जुमले में तो उसका भी ऑब्जेक्ट बन सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर हर फेवरेट एक्टिविटीज़ आर गार्डनिंग एंड बेकिंग. तो यहाँ पे गार्डनिंग एंड बेकिंग दोनों जो है वो नाउन बन चुके हैं, राइट. ट्रैवलिंग टीचेस अस अबाउट डिफरेंट कल्चर्स. तो ट्रैवलिंग इटसेल्फ की बात हो रही है, सब्जेक्ट है, तो ये क्या बन गया? ये हमारा जेरेंड हो गया. पेंटिंग अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी. तो पेंटिंग यहाँ पे जो है वो हमारा जेरेंड आ गया. रीडिंग इम्प्रूव्स वोकैबुलरी. रीडिंग हमारा जेरेंड हो गया. आइडेंटिफाई द जेरेंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर 1, ही इज़ इंटरेस्टिंग इन लर्निंग न्यू स्किल्स. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लर्निंग जो है वो दैट इज़ द जेरेंड. Cooking makes her feel happy. Cooking is the gerund. Ali is scared of swimming. Swimming is the gerund. Jogging keeps the body healthy. So jogging is the gerund. फिर आ जाते हैं हमारे relative clauses. A relative clause is a dependent clause that gives extra information about a noun. एक relative clause क्या होता है? एक ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि हमें नाउन के बारे में कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा कोई जो है वो हमें फैक्ट्स, फिगर्स या फिर कोई भी इस तरह की जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो. इट यूजुअली बिगिंस विद अ रिलेटिव प्रोनाउन सच एज हु, विच, दैट, हुज एंड वेयर. और इस तरह का कोई भी क्लॉज होता है रिलेटिव क्लॉज, तो यूजुअली, नॉट ऑलवेज बट यूजुअली वो एक रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, जैसे कि हु कौन, विच कौन सा, दैट वो, हुज किसका, एंड वेयर कहाँ. एग्जाम्पल के तौर पे आई एडमायर द टीचर हु हेल्प्स स्टूडेंट्स पेशेंटली. तो हु का वर्ड जो है यहाँ पे वो आ गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, राइट. उसके बाद वी विजिटेड अ पार्क दैट हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स रिलेटिव क्लॉज आ गया और दैट यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है. शी बॉट अ ड्रेस विच लुक्स एलिगेंट. लुक्स एलिगेंट रिलेटिव क्लॉज, विच इज़ द रिलेटिव pronoun. This is the house where my grandparents lived. My grandparents lived, relative clause. Where is the relative pronoun. Now there is a task जो कि आपने करना है, that is join the sentences using relative pronouns. The boy is my cousin. He won the competition. अगर हम इसको करें, सोचें थोड़ा सा, तो बनता है the boy is my cousin who won the competition. Next, I read a book. It was very interesting. I read a book. That was very interesting. She met a woman. The woman owns a bakery. She met a woman who owns a bakery. This is the school. I studied here. This is the school where I studied. नेक्स्ट आ जाता है जी इनडायरेक्ट स्पीच फॉर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको याद होंगे जिनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. कोई फीलिंग, कोई इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो बनाए जाते हैं. और इनडायरेक्ट स्पीच इधर कैसे यूज़ हो रही है वो भी देख लेते हैं. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स सच एज जॉय, सरप्राइज, सॉरो, रिग्रेट और वंडर. तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे खुशी हो, सरप्राइज, हैरानी हो, आपको सॉरो हो, गम हो, या रिग्रेट हो, किसी चीज़ की जो है आपको फील हो रहा हो, गलती होगी, गिल्ट हो गया, या फिर वंडर हो, यू नो. तो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इस्तेमाल होता है. व्हेन वी चेंज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच वी रिपोर्ट द फीलिंग इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. तो जैसे ही हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को करते हैं एक्सप्रेस, तो वो हम उसमें फीलिंग को रिपोर्ट करते हैं. हम एग्जैक्ट अल्फाज जो कि इस्तेमाल हुए थे उसको नहीं करते यूज़. जैसे कि इंपॉर्टेंट कुछ रूल्स हैं इसमें. नंबर 1, द एक्सक्लेमेशन मार्क इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद अ फुल स्टॉप. एक्सक्लेमेशन मार्क अब निकल जाता है इनडायरेक्ट में और फुल स्टॉप आ जाता है. रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस टू एक्सक्लेम्ड, जैसे कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज एट्सेट्रा. ठीक है. अब someone said नहीं आएगा, someone exclaimed आ जाएगा. Interjections like alas,
hurrah, bravo, oh are removed. जो interjections होती हैं जिनसे वो आपकी feeling आ रही होती है उसको remove कर दिया जाता है. And then the conjunction that is used to join the clauses. और फिर that का इस्तेमाल करके clauses को आपस में जोड़ दिया जाता है. The tense changes according to indirect speech rules. जिस तरह के हमने पहले देखे थे कि अगर present perfect है तो वो क्या change हो रहा है etc etc. अगर past है तो वो किस में change होगा, अगर future का है कुछ तो वो कैसे conditional में change हो जाता है etc. ये हमने पहले rules किए हुए हैं. Example के तौर पे we have a few provided, जैसे कि he said, alas, I lost my wallet. He claimed with sorrow that he had lost his wallet. She said, hurrah, we have won the match. Though she claimed with joy that they had won the match. The boy said, what a beautiful kite it is. The boy exclaimed with wonder that the kite was very beautiful. The teacher said, bravo, you have done well. The teacher applauded them, saying that they had done well. The girl said, oh, I missed the bus. The girl exclaimed with regret that she had missed the bus. इसको आगे देखते हैं. He said, alas, I have failed the test. So he exclaimed with sorrow that he had failed his test. She said, hurrah, our team has won the tournament. Though she exclaimed with joy that her team had won the tournament. The boy said, what a brave soldier he is. The boy exclaimed with wonder that the soldier was very brave. The teacher said, bravo, you have performed excellently. So the teacher applauded them, saying that they had performed, that or they or he or she have performed excellently. The girl said, oh, I forgot my notebook at home. The girl exclaimed with regret that she had forgotten her notebook at home. The old man said, alas, my house has been destroyed. The old man exclaimed with sorrow that his house had been destroyed. She said, what a beautiful scene this is. She exclaimed with joy or with wonder that the scene was quite beautiful. The coach said, well done, you have made us proud. The coach applauded them or him, maybe them कह लें. The coach applauded him or them that they have made him proud. He said, oh no, I have missed the train. He exclaimed with regret that he had missed the train. और ऐसे ही हम आगे बढ़ जाते हैं towards the last part of this particular portion, and that is punctuation part. और punctuation में हम आज पढ़ने लगे हैं apostrophe का use with nouns. So an apostrophe is used, number one, to show ownership, that is possession, या फिर to show missing letters in contraction. तो इसमें अब हम possession के लिए किस तरह से use कर रहे हैं उसको देख लेते हैं. फॉर्म आता है, अगर तो सिंगुलर नाउन हो तो बॉयज बैग इज ब्लू, राइट. बॉयज के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लग रहा है, बॉय के बाद. प्लूरल अगर नाउन हो तो फिर गर्ल्स है, ऑलरेडी एस है तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा. जैसे कि द गर्ल्स क्लासरूम इज क्लीन, तो हम देख रहे हैं कि एस के बाद. अगर तो इर्रेगुलर प्लूरल है, जिस तरह से चिल्ड्रन होता है, दैट इज़ मतलब वैसे तो प्लूरल ही है लेकिन सिंगुलर नाउन के तौर पे यूज़ किया जाता है, तो उसमें भी जो है वो उसको सिंगुलर नाउन की तरह ही आप ट्रीट करेंगे. तो चिल्ड्रंस टॉयज आर न्यू, तो चिल्ड्रन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लग जाएगा. इसी तरह अगर आ जाता आपका ग्रुप तो ग्रुप्स, राइट. तो ग्रुप्स में भी ग्रुप के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं लगेगा. Now we have a task, that is to write sentences about the environment today using each punctuation mark correctly. The environment today के बारे में आपने कोई सेंटेंस लिखना है और हर सेंटेंस के अंदर आपने जो है वो अपने पंक्चुएशन मार्क्स करेक्टली यूज़ करने हैं. कौन कौन से यूज़ करने हैं? नंबर वन, कैपिटलाइजेशन आपकी होनी चाहिए. आपको याद होना चाहिए कि कौन से वर्ड का कौन सा लेटर कैपिटलाइज होता है. नंबर टू, एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करना है. आपने देखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए ताकि आप एक्सक्लेमेटरी मार्क का इस्तेमाल करें. नेक्स्ट, फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहाँ होता है? वेरी इजी, राइट, यू ऑलरेडी नो. देन वी हैव अपॉस्ट्रोफी. अपॉस्ट्रोफी में हमने देखा कि सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन और फिर इरेगुलर प्लूरल के साथ किस तरह से यूज़ करना है. देन वी हैव कोमा, जहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट सी ब्रेक आती है वहाँ कोमा करते हैं. सेमी कॉलन कहाँ इस्तेमाल होता है वो भी देखना है. हाइफन का यूज़ किधर करेंगे उसको भी करेक्ट होना चाहिए. और लास्टली डैश, हाइफन और डैश में क्या डिफरेंस है इसको जो है वो रिवाइज करके दोबारा से आपने सेंटेंसेस अपने बना लेने हैं. एंड विद दिस वी एंड दिस पोर्शन. जो
हमने क्या क्या सीखा? पहली चीज़ जेरेंड्स क्या होते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा रिलेटिव क्लॉजेस का किस तरह से जो है वो हम बना सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने देखी कि किस तरह से एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल वो कैसे है। और चौथी चीज़ भी हमने की थी एंड दैट वाज कि किस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को अगर हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके क्या रूल्स हैं, राइट। सो इन रूल्स को और इन सारी की सारी चीज़ों को जो हमने आज ग्रामर की पढ़ी हैं, ये तभी बेहतर हो सकती हैं अगर हम इसको रेगुलरली जो है ऑन डेली बेसिस जो है वो बार बार प्रैक्टिस करेंगे। वाई? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एंड विद दैट मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो with another and last part hopefully of this exercise, and then we'll be over. So till then, take care. Allah Hafiz.